बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के इतने तेज़ी से वॉर जारी हैं कि आज जो हमारे पास फिगर्स आए हैं सामने NCOC की जानिब से, तकरीबन हमने 55,000 हमने टेस्ट किए हैं। 54,948 गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हमने टेस्ट किए हैं। जो मस्बत केसेस की शरह है वो 5,312 है और 105 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं। अब ये सूरत हाल है कि हमने को 5-7 हज़ार मुकामात को हमने स्मार्ट लॉकडाउन की मद में हमने बंद किया हुआ है। हमने सैटरडे संडे मार्केट्स बंद कर दी, हमने मार्केट्स की टाइमिंग को कम कर दिया, 6 बजे तक कर दिया। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, उनके इकदाम से कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब से, आप वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह भी हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ मुल्की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, जो सियासी सूरत हाल है, जिसमें ANP ने PDM से अलहदगी का फ़ैसला किया और वो जो फ़ैसला हुआ वो इस बुनियाद पर हुआ कि उन्होंने शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया था। अब ANP तनहा क्या करने जा रही है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन किस तरह से करेगी, उनकी अगली सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इसके लिए मुझे प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करेंगे जाहिद खान साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं ANP के, उनसे इस मौजू के ऊपर बात करेंगे और फिर ओवरऑल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है कि PDM का मुस्तकबिल क्या है। जहांगीर तरीन साहब ने जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने को मैसेज दिया है कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्त ही रहने दिया जाए, उसको दुश्मनी में ना बदला जाए, और फिर जो वो अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों को अपने साथ लेकर गए हैं, ये इससे इमरान खान साहब को उन्होंने क्या मैसेज दिया है, इसके ऊपर इस सारी सूरत हाल के ऊपर तजिया लेंगे डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुल्क में जो मौजूदा कोरोना की तीसरी वेव चल रही है सर, उससे सर रोज़ाना की बुनियाद पर नंबर ऑफ़ डेथ भी अब बढ़ते चले जा रहे हैं। गो हम नंबर ऑफ़ टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं सर। तो इस वेव से नंबर आजमा होने के लिए जो हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं सर, आप उनको समझते हैं कि ये तसल्ली बख्श इकदाम हैं सर? जी बिस्मिल्लाह, यकीनन ये तसल्ली बख्श हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग हो रही है और 6-7 हज़ार मकामात जो हैं वो लॉकडाउन में हैं और जहाँ जहाँ ये आ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उन्हीं जगहों को सील किया जा रहा है। तो ये अच्छे इक़दाम हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि लोगों को ये समझना कि अभी ये वो वाला कोरोना वायरस नहीं है जो पिछले साल आया था। इसने अपनी शक्ल तब्दील कर दी है और ये अब कहीं खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो उसी हिसाब से हमें SOP से सख्ती से अमल करना पड़ेगा, वरना फिर ये सिचुएशन जो है ये खुदा ना खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आला सिंध ने स्मार्ट लॉकडाउन की नफ़ी की सर। वो कहते हैं यह लॉकडाउन होता है या नहीं होता, ये स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता सर। तो वो कहते हैं उसकी वजह से ये हमारी शायद पॉलिसी ठीक नहीं है, इसकी वजह से इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि वहाँ आमद और रफ्त महदूद करने की कोशिश की जाती है लेकिन महदूद हो नहीं पा रही। जी, बात यह है कि दोनों अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो सबसे अच्छा है वो, क्योंकि आप फिर कम्प्लीटली रोक देते हैं इसका फैलाव। लेकिन उसका एक कीमत अदा करनी पड़ती है कि जो गरीब लोग हैं उनके रोजी पे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ती है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे वो पैसे कमाते हैं। तो एक थिंकिंग ये है। तो मैं इस फेवर में हूँ कि अगर लॉकडाउन करना भी हो तो छोटे छोटे पीरियड्स के लिए करना चाहिए, 2-3-4 रोज के लिए। लंबा लॉकडाउन जो है उससे तो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से शॉर्ट लॉकडाउन जो है उसके फेवर में हूँ, लेकिन लंबे लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो करना चाहिए, वरना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। सर, मौजूदा जो वेव है उसमें हम कितना अरसा आप समझते हैं कि हमें मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे? जो हमारे सामने एदाद शुमार आ रहे हैं सर, उनको सामने रखते हुए आप समझते हैं सर कि मज़ीद 15 रोज़ के अंदर अंदर चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी? जी नहीं, समझता हूँ कि कम अज कम लगेगा आपको चीज़ों को नॉर्मलाइज होने के लिए। बहुत कंट्रोल हो जाया करेगा, फिर बड़ा करेगा, फिर कम हो जाया करेगा। लेकिन जब तक आदमी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जब तक आप एहतियात बरतनी पड़ेगी।
जो काफी वक्त दरकार है। इससे पहले कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में 15-17 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग जाए, जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाती जब तक आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो ये 10-15 रोज की बात नहीं है, ये 12 से 18 महीने की बात है। सर ये वैक्सीन के मामले में सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें सर, कि कुछ को एक डोज लगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी, इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, उसके बाद वजूद उनको कोरोना हो गया। तो सर ये इस बात की कितनी गारंटी है कि दोनों डोजेज लगने के बावजूद कोरोना नहीं होगा? इस वक्त सिचुएशन ये है कि दुनिया में जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें अगर आप देखिए दोनों डोजेज लग जाएं उसके तकरीबन 10 रोज बाद जी, यानी कि पहली डोज के तकरीबन 5 या 6 हफ्ते बाद आपके जिस्म में इतनी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि आप जो शदीद बीमारी है या मौत है उससे महफूज हो जाते हैं, कोरोना वायरस की वजह से, जो अटैक की वजह से बीमारी हो तो। लेकिन फिर भी अगर आप वैक्सीन लगवा भी ली है तो माइल्ड अटैक आप 80% रहते हैं और 20% लोग ऐसे हैं जिनमें माइल्ड अटैक फिर भी हो सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हुकूमत कोरोना वैक्सीन अपनी बाय करने के एतबार से उस तरह से खुलकर सामने नहीं आ पा रही। वफाक अपने तौर पर जो चाइना से वैक्सीन हमारे पास आई है वो भी डोनेशन की मद में ज़्यादा है, इन्होंने पैसे पहले रखे हैं तो उतनी मिकदार में नहीं है। इसी तरह से पंजाब भी, जबकि आबादी 12 करोड़ की है, वैक्सीन 5 लाख 10 लाख वैक्सीन मंगवाने की बात की जा रही है सर। तो ये सर कैसे गैप फिल हो पाएगा? मसला ये है कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान के लिए और डिमांड बहुत ज्यादा है जी। तो हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का मसला है। तो और हुकूमत जो लगा रही है वो तो फ्री में लगा रही है जो लोगों को जी, लेकिन साथ के साथ इस बात की इजाजत दे दी है कि कमर्शियली भी लोग जो है वो मंगवा सकें और प्राइवेट कंपनी भी मंगा के लगा सकें, लेकिन सप्लाई का मसला है इस वक्त और यही प्रॉब्लम है। तो सर ये गवर्नमेंट को चाहिए था ना सर, जिस तरह दुनिया पहले प्री ऑर्डर कर रही थी, हुकूमत भी ऑर्डर करती। जी ऑर्डर तो बहुत सारे ममालिक ने किए थे, लेकिन वो ऑर्डर भी सप्लाई नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं कि यूरोप में और बरतानिया में जो जगह चल रहा है, यूरोप में ऑर्डर कर रखा था लेकिन बरतानिया जो है वो सप्लाई नहीं कर रहा। तो मसला ऑर्डर का नहीं है बल्कि सप्लाई का है। और पाकिस्तान के साथ तो क्योंकि हमने यहाँ 2 बड़ी चाइनीज कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर रखे थे और क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहे थे, तो इससे काफी पहले से इंतजाम हो गया था, वहीं से अब ये वैक्सीन आ रही है। तो लेकिन सप्लाई का मसला है, इस पर ऑर्डर का मसला नहीं है। अच्छा सर, इसमें एक और मसला जो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी आप बात करें कि गवर्नमेंट एक नैरेटिव भी बिल्ड नहीं कर पा रही, लोगों को अवेयरनेस भी प्रॉपर नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए खुद मोटिवेट होकर सेंटर्स का विजिट नहीं कर रहे। बहुत जल्द इन्हें अपनी एज लिमिट को भी डाउन करना पड़ा, 60 से 50 साल के ऊपर ये आ गए। तो सर यहाँ पर क्यों कमी देखने में आ रही है? इसमें मसला गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि हमारे टेलीविजन चैनल, अखबार और दूसरे मीडिया का है कि वो सही तरीके से इस मामले को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट तो जो कर सकती है कर रही है, लेकिन जो आपके जो टीवी चैनल्स हैं उनको चाहिए कि सुबह शाम इस बात को घड़ी घड़ी कहें कि ये बहुत ही अहम है कि आप हर एक कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो नैरेटिव जो है, जो फेलियर है, वो मीडिया की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बच्चों के मामले में कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा ये जो वेव आई है, ये जो नई किस्म का कोरोना है, ये बच्चों में ज़्यादा फैलता है सर। तो हम बच्चों के एतबार से कितनी एहतियात की ज़रूरत है सर, और किस एज लिमिट तक सर, ज़रा ये भी बताइएगा। मसला ये है कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो वैक्सीन पे क्लिनिकल ट्रायल दुनिया भर में किए गए हैं वो 16 साल या 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए किए हैं। तो बच्चों के लिए कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। अब दुनिया में तहकीक शुरू हुई है कि वह वैक्सीन जो है वो बच्चों के ऊपर भी ट्राई की जाए, लेकिन अभी तक जो वैक्सीन जितनी दुनिया की आई है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं। इस वजह से बच्चे भी क्योंकि इस पे महफूज नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एक तो बच्चों को अटैक भी हो सकता है, बहुत सी अमवात भी हो रही है, और फिर बच्चे अगर इसमें कोविड में मुब्तला हो जाएं तो फिर अपने वालिदैन या अपने और बुजुर्ग हैं
उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये तो बहुत सख्त एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। नाजरीन, आपने डॉक्टर अताउर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि वैक्सीन का मसला ये है कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है, हुकूमत को अपने तौर पर काम करने की ज़रूरत है, प्री ऑर्डर्स इनको करने चाहिए थे। अब चूँकि हालात ये हैं कि दुनिया भर के अंदर लोग वैक्सीनेट जो है हो रहे हैं, वैक्सीन लोगों को लग रही है, तो अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन प्रॉपरली आ नहीं पा रही। अभी पंजाब हुकूमत ने एक 12 करोड़ आबादी है और 5 लाख का ऑर्डर देने का फैसला किया है। ये इस तरह से सूरत हाल सुस्त रवि का शिकार रही तो शायद अगले 10 साल भी हम लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। तो हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर और टॉपिक्स पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाहिद खान साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं ANP के। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जाहिद खान साहब, ANP ने PDM से अलहदगी का फैसला किया, आपने उसके पीछे जो रीज़न बताई वो ये थी कि PDM ने किस बुनियाद के ऊपर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किए। सर PDM की अगर विद इन PDM कोई डिसीजन होता है सर और उसकी वायलेशन की जाती है सर, तो उस सूरत में फिर तरीक़ेकार क्या होना चाहिए सर वजाहत का? देखिए कि उसके तो आसान तरीका है। इस मुल्क के अंदर काफ़ी इत्तेहादें बनी हैं और बातें भी आ चुकी है बीच में, और हर एक जो मसले का हल होता है वो सरबराह इजलास होता है और जो गिले शिकवे होते हैं उसमें दूर की जाती है और कोशिश की जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा से आगे मसाइल बढ़े। क्योंकि PDM बना था जिस मकासद के लिए वो जब मकासद है वो आज भी हम सपोर्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जब तक आईन के बालादस्ती न हो और वोटर को उसके हक न दिया गया हो, उस वक्त तक ये मुल्क के लिए मुश्किलात होगी। आज आप देख रहे हो कि मौजूदा हुक्मरान जो सेलेक्टेड है उनके लिए, आवाम के लिए इस वक्त कितने मुश्किलात है। मायशत को देखो, खारिजा पॉलिसी को देखो, बेरोजगारी को देखो, महंगाई को देखो, क्योंकि ये एक नाअहल हुकूमत है, ये सेलेक्ट हुकूमत है और इसकी वजह से ये PDM बना था। और PDM जब बना था तो आवाम ने बहुत वेलकम किया था। हाँ, ये आज बदकिस्मती है कि NP तो निकल गई है, अभी पीपल पार्टी का दाम नहीं पता, लेकिन चूंकि किसी के पास क्या ANP ने जल्दबाजी में ये फैसला नहीं किया सर? नहीं, देखिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले बार बार ये जोर देकर बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त PDM से निकलेगा वो अपना सियासी नुकसान करेगा। देखिए, वो तो उनके नुक्ते नजर है या उनके राय है, उनके अपना राय हो सकते हैं, लेकिन जब आपने शोकास दे दिया तो उसके बाद आवाम नेशनल पार्टी की तो एक तारीख है। वो तो देखिए, शोकास एक पार्टी के अंदर तो हो सकता है लेकिन इतिहाद में शोकास नहीं होते हैं, ये इख्तियार किसी के पास नहीं होता है, हमेशा के लिए होता है। कि हमें तो जल्दबाजी की बात कर रहे, जब इनके वफद हमें मिला तो उस वफद से हमारी सारी बात क्लियर हो गई थी और हमने बता दिया था कि आप सरबराह इजलास बुला लें, गिले और शिकवे उसमें दूर की जाएंगे और ये जो इत्तेहाद है इसको बरकरार। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने जब शौकात दिया तो हमारे पास तो और कोई चारा था नहीं, हम तो और पार्टियों की तरह तो नहीं है। लेकिन सर क्या ये PDM में असूली फैसला नहीं हुआ था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन JUIF का होगा और अपोजिशन लीडर वो मुस्लिम लीग नून से होगा? ये देखिए, ये सारी बातें जायज है, लेकिन ये सारी बातें का हल क्या है? और हल ये नहीं है कि किसी को शौकात दे, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं होती है। ये एक इत्तेहाद बराबरी की बुनियाद पे बात होती है। ये सारी बातें मुमकिन थी, हो सकती थी, लेकिन ये तब हो सकती थी कि जब आप सरबराह इजलास बुला लेते और उसमें ये बातें कहते। हम जब हमें वफद मिला था तो हमने उससे भी ये बात क्लियर की थी, ये हमें बिल्कुल ये फैसला हुआ था। लेकिन इस फैसले का तो ये हल नहीं है कि आप शौकास दे रहे, लिख के भेजे अखबारात में और TV में आ जाए। तो ये तो हमारी पार्टी की तजवीज थी, इसके बाद एतमाद खत्म हो जाता। सर ऐसा महसूस, बिल्कुल ठीक है, आपका एतमाद खत्म हुआ, आपको महसूस हुआ कि आप लोगों को बैकफुट पर ले जाने की बात कोशिश की गई है। लेकिन सर जब आप लोग एक नेशनल कोज के लिए इकट्ठे थे,
आप लोगों का मानना ये है कि इस हुकूमत की वजह से आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, इस हुकूमत की वजह से आवाम के दुख और दर्द में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल पा रही, लोगों को घर नहीं मिल पा रहे, जो इन्होंने कौम से वादे किए थे उन वादों की तकमील नहीं हो पा रही। जब आप आवाम का दर्द लेकर सर निकले थे तो फिर जातियात को सर सामने क्यों लाया गया सर? देखिए, यही तो उनसे सवाल करें, क्योंकि जातियात पे तो हम नहीं है, हमने तो न कोई बंदा खड़ा किया। ये अभी पीडीएम के अंदर एक मसला आया था कि एक पार्टी को उनका अपोजिशन लीडर मिला था और दूसरी पार्टी ने उसको उसके लिए किया, लेकिन ये तब मुमकिन था कि जब ये सरबराही इजलास बुला लेते और उस पर बात होती। हमारा कसूर तो नहीं है, कसूर तो उनका है जिन लोगों ने एकदम उठाया है। तो एकदम तो उनको सोच समझ के उठाना चाहिए था। जब हमारे पास आए थे हमने तो बात क्लियर करवाई थी उनको, तो फिर उनको क्या जल्दी थी कि वो खामखा शोकास भेज रहे थे, और हमने मना भी किया था, इसलिए कि हमें हमारे पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन और हमारे कारकुन इन चीजों को नहीं बर्दाश्त करते। आपको पता है कि अंग्रेज से लेकर आज तक हमारे 100 साल की जदोजहद है और हम हर इत्तेहाद में रहे जो एक डिक्टेटर के खिलाफ हो, चाहे वो सिविल डिक्टेटर हो, चाहे वो माशाल्लाह डिक्टेटर हो। लेकिन सर फिर आपके पास अपने कारकुनान, सर ठीक है, लेकिन आपके ज़ाहिर आप लोग एक असूली जमात हैं, आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आपके कारकुनान जो हैं वो आपके साथ जमा हैं, लेकिन सर आपके कारकुनान ने आपसे भी तो, लीडरशिप से भी तो सवाल किया होगा कि जब एक कमिटमेंट हो गई थी तो फिर आप लोगों ने क्यों पीपल्स पार्टी का साथ दिया? नहीं जी, देखिए जी, हम ऐसे नहीं करते। हमारी अब मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग हमारे 5 घंटे चली थी और उसमें वही लोग जो हमारे पार्टी के मशावरती कमेटी वो सारा डिस्कस किया, हर एक ने अपनी राय दिया, उसके बाद इस नतीजे में पहुंचे कि हमें अब इसमें नहीं रहना है, क्योंकि बदइतिमादी पैदा हो गई और बदइतिमादी के अंदर कोई इत्तेहाद नहीं कर सकते। अच्छा सर, मेरे पास वक्त कम है, मुख्तसरन ये सिर्फ इतना बता दें फिर कि आपको पीडीएम की सूरत में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी इस हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल, जब आवाम के पास गए थे तो आपको याद होगा कि आवाम ने वेलकम किया था जी, लेकिन बदकिस्मती से फिर जब उसके अंदर जो पेदर पे जो वाकयात होते रही, हमने तो कोशिश की। आपको याद होगा कि पीपल पार्टी ने जब इस कौम से कहा कि जी हम नहीं देंगे, तो हम पीडीएम के साथ खड़े थे। 9 पार्टियों में तो हम पीडीएम के साथ थे ना, हमने तो उनका साथ। आप लोग इस्तीफे के मौके पर भी पीडीएम के साथ खड़े थे? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के मौकफ के साथ नहीं खड़े थे आप? नहीं थे, बिल्कुल। और आपको मौलाना फजल के स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा और जो सारी चीजें बाहर आ गई कि ये 9 पार्टियां मुतफिक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर अभी सूरत हाल जो बन चुकी है इसमें आप लोग अलहदा हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी का कोई पता नहीं है, मुमकिन है वो भी अलहदा हो जाए, तो सर फिर बाकी ये जो 8 जमातें हैं ये जब तहरीक लेकर चलेंगी तो आप अपने आप को आइसोलेशन में महसूस नहीं करेंगे कि हम शायद अपोजिशन से तना रहेंगे? नहीं है, हम अपने जदोजहद, हमारे तो हमेशा के लिए जदोजहद रही है, करते रहे। ये नहीं है कि जी हम आइसोलेट हो जाएंगे। वो अल्लाह करे कि उनका इत्तेहाद रहे और वो चलता रहे। जब वो कोई भी इस मुल्क से निजात दिला सकते हैं तो हमारे उनके लिए दुआई है। लेकिन सर इसमें एक और बात बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर आप अकेले या कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ, चलो ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अकेले फिर आप कैसे ओपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, जबकि अकेला तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी तन्हा है तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही सर, तो फिर कैसे हुकूमत के खिलाफ प्रेशर बिल्ड होगा? हुकूमत कैसे अपनी पॉलिसीज रिवाइज करेगी और आवाम के लिए सोचेगी? सुने मेरी बात सर, ऐसा है कि हम आवाम की आवाज तो उठाएंगे, हमारे अपना जितना भी बस है और जितना हमारा वो है, हम तो अपना जदोजहद जारी रखेंगे। हम आवाज के साथ जो कुछ हो रहा है, हम आवाम के लिए तो उसकी आवाज तो उठाते रहेंगे, उसके लिए जदोजहद तो करते रहेंगे। उसका तो ये नहीं होगा कि हम निकल गए तो हम वो काम छोड़ गए। नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा एक तारीख है, हमारा एक स्ट्रगल है, हमारा एक सोच है, हमारा एक फिक्र है, और सोच और फिक्र के अंदर रहते हुए हम अपने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट के बालादस्ती के लिए और एक इदारे की दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत के खिलाफ हम है और इंशाल्लाह हम ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन सर फिर इसमें एक नुक्ता ये भी है कि फिर हुकूमत को तो अब घर नहीं भेजा जा सकेगा ना, हुकूमत फिर 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत नाअहलों के हाथ में है बकौल आप लोगों के, और ये नाअहल फिर 5 साल तक मुसल्लत रहेंगे। देखिए जी, अगर आवाम निकलेगा, और देखिए एक मैं बात आपको बता दूं,
ये जो अभी उनके अंदर, हुकूमत के अंदर जो अभी आप सूरत हाल देख रहे हो, वो उस पर मैं तो तफसीर नहीं करूंगा, लेकिन आप सूरत हाल देख रहे हो कि वो खुद ब खुद गिरता जाएगा। जिसकी जड़ें कमजोर हो ना, और जो अवाम में ना हो, वो खुद ब खुद गिरता जाएगा। उसके लिए तो जरूरत नहीं है। और जब हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम के साथ अवाम निकलेगा, तो ये देखे ना, कोई तोप और टैंक तो ना पीडीएम के पास था ना हमारे पास है। हमने तो सिर्फ जदोजहद करने, आवाज उठाने, उसके लिए हमने हर एक इकदाम उठाना है कि उनका रास्ता रोके जो आवाम के साथ जुल्म सितम हो रहा है। तो फिर उसके लिए तो हम अपने प्लेटफार्म से कर सकते हैं, हमें तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। नाज़रीन, आपने जाहिद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। एएनपी अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। वो ये समझते हैं कि उनको शो कॉज नोटिस नहीं मिलना चाहिए था। ये जो पीडीएम की जानिब से शो कॉज नोटिस दिया गया ये ठीक नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का फैसला किया था। अब मसला ये है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन का किरदार है, वो कहते हैं, वो समझते हैं कि वो करते रहेंगे। प्रोग्राम में एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर और मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर मैं मौजूदा सूरत हाल पे आपके चंद मिनट लूँगा। सर मुझे बताइएगा प्लीज़ कि ये जो मौजूदा सूरत हाल में जहांगीर तरीन साहब नए अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों को साथ लेकर आप कोर्ट में पेश हुए, सर इससे इमरान खान साहब के लिए क्या ये वाज़ह पैगाम था कि मेरे केसेस को वापस ले लिया जाए, अदरवाइज वो कुछ भी कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ये पैगाम भी है, एहतजाज भी है और धमकी भी है। ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं जी। ये ऐसे तो नहीं हुआ कि जहांगीर तरीन साहब अदालत में आए और ये लोग खुद से जमा हो गए। जाहिर है उसके लिए मशावरत हुई होगी, कोई बैठक हुई होगी, कोई चाय पानी हुआ होगा जी। अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात की है कि आइंदा भी जब भी वो अदालत में जाएंगे 10 तारीख को, गालिबन वो कल है जी, तो वो ये लोग उनके साथ जाएंगे। उनमें सुना यह है कि 3-4 एमएलए हैं, कोई 10-12 तारीख है। सर अभी तो उन्होंने अभी तो उनकी तरफ से जहांगीर तरीन साहब की तरफ से ये खबर आ रही है कि उन्होंने मना कर दिया कि अब वो अकेले जाएंगे। सर तो उसमें जो पॉलिटिकल सूरत हाल है सर, वो आपको क्या लगता है कि क्या अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों के ऊपर प्रेशर आया है? खान साहब का लाहौर का विजिट भी इस एतबार से आप समझते हैं कि ये अहम विजिट है? मेरे ख्याल में ये फैसला अगर उन्होंने किया है तो दुरुस्त किया है कि आप मामलात को इस हद तक भी ना ले जाएं कि तसादुम की पॉलिसी हो जाए, लेकिन जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया। यानी एक मैसेज था वो दे दिया, उसमें शामिल थी जब वो गए। और ये अच्छा हुआ कि मुझे पहले मालूम नहीं था, आपसे ही मालूम हुआ कि उन्होंने उनको मना कर दिया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो गए थे या कुछ और हैं, उनके जज्बात या उनकी हिमायत या उनकी मदद जहांगीर तरीन के साथ नहीं है। वो लाजमी तौर पर होगी। बात उन्होंने करनी थी, बात कह दी, जहाँ पहुंचानी थी पहुंच गए। सर आपको लगता है कि आइंदा भी वो अगर उनके केसेस वापस ना लिए गए, सूरत हाल नॉर्मल ना हुई, तो पंजाब की और वफाक की सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं वो किसी वक्त भी? देखिए, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, इमरान खान साहब ने ना केसेस खुद बनाए हैं, ना अगर कोई इदारा बनाता है उनके हामियों के खिलाफ भी ना वो मुदाखलत करते हैं। अलीम खान भी तो जेल में जा चुके हैं जी, वो भी जमानत के ऊपर है। और अलीम खान और जहांगीर तरीन से ज्यादा कोई इमरान खान साहब के करीब कोई था? ठीक, तो हमेशा करीब रहे हैं, उनकी मदद की है, सब कुछ किया है। लेकिन उनका ख्याल ये है कि कानून अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, आपकी वफादारी दुरुस्त, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वही करूं, उसी किस्म की सियासत करूं जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब करते हैं। सर आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने हकीकत में उस तरह की सियासत करके दिखाई है अपने तकरीबन 3 साल के टेन्योर के अंदर? अगर एहतसाब ही के नारे को उठाकर देखें तो क्या अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हुई है? मेरा ख्याल है बिल्कुल हुई है, हो रही है। ये इससे ज्यादा और सबूत क्या मिल सकता है
तो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं जी। और जिनके खिलाफ वो पहले केसेस बने हुए हैं वो उनकी हुकूमत से पहले के हैं, बहुत कम केसेस इनके ज़माने के बने हैं, वो मुदाखलत नहीं कर रहे। और इससे नैब को और FIA को, बाकी इदारों को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि लोगों की प्रोसिक्यूशन हो। अगर नहीं हो रहा, लोग अगर यहाँ हो रहे हैं तो उसमें हुकूमत की तो गलती नहीं है, अदालत छोड़ देती है, तो हम क्या करें? सर ये बताइएगा कि PDM का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, जबकि ANP अलग हो चुकी है और पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर अलग हो जाएगी, बाकी 8 जमातें हुकूमत के खिलाफ क्या प्रेशर बिल्ड कर सकती हैं सर? तो एक बात तो हम करते हैं कि टफ टाइम देंगे, टफ टाइम देना चाहिए। और दूसरी बात हम ये भी करते हैं कि अपोजिशन को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपोजिशन का रोल जमहूरियत में ये नहीं होता ये रोजाना आके टेलीविजन के ऊपर बैठ के इल्जाम तराशी, इल्जाम के जवाबात और अपने जो उनके कायदीन है उनके करप्शन के केसेस का दिफा करना, ये दुनिया में नहीं होता। जिसके खिलाफ करप्शन का केस है या इल्जाम है वो खुद दिफा करता है। ये चमचे खर्चे आके उनके सामने बैठ जाते हैं। ये सियासत या अपोजिशन तो नहीं होती। अपोजिशन ये होती है कि हुकूमत ने कानून पॉलिसी बनाई है, उसके मुतबादिल वो पॉलिसियां ले आते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट कर दें, PDM का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर आप? मेरा नहीं ख्याल है कि ये ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से तारीख माजी में जिस तरह से चलती रहेगी। जलसे इकट्ठे करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे करेंगे, खाने भी इकट्ठे खाएंगे, चाय भी पियेंगे, जलसे जुलूस भी शायद करें, लेकिन उससे हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। उसमें अपने टेन्योर पूरा करना चाहिए। उसके बाद अवाम के पास चले जाना चाहिए कि क्या उनकी वो तायद करते हैं, हिमायत करते हैं, या दोबारा जरदारी साहब, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब को ले आते हैं। यानी हुकूमत के सामने PDM अब कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर हुकूमत के सामने कोई चैलेंज है तो वो उसकी अपनी कारकर्दगी है। यही तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि खुद कहा है कि कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए, और अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं होती तो जाहिर है कि अवाम उनका साथ नहीं देगी। सर बहुत शुक्रिया। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ थे, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। नाजरीन आपने प्रोग्राम देखा, आप तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।